2003 में शुरू हुआ गल्फ वॉर 2 या जिसे हम इराक वॉर भी कहते हैं, वो सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ये मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, अमेरिकन स्ट्रैटेजी और ग्लोबल बैलेंस को गहराई से प्रभावित करने वाला मोड़ था। आज जब ईरान और इजराइल के बीच में तनाव जो है वो अपने चरम पर है, तब एनालिस्ट बार बार इस कॉन्फ्लिक्ट की तुलना 2003 के युद्ध से कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei की तुलना सद्दाम हुसैन जैसे डिक्टेटर से की जा रही है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने जैसा 2003 में किया, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो गलती अमेरिका ने इराक में की अब वो ईरान में भी कर सकता है? क्यों वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करके अमेरिका ने एक ऐसे देश को तबाह कर दिया जो अब तक स्टेबल नहीं हो पाया? जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो पहला गल्फ वॉर 1990 में शुरू हुआ था और 1991 में खत्म, जिसमें अमेरिका ने 30 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर इराक पर हमला किया। अमेरिका और इराक के बीच सीज फायर होता है और वॉर रुक जाती है। इसमें इराक को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अमेरिका का जो मेन ऑब्जेक्टिव था सद्दाम हुसैन को उसके पोजीशन से हटाना, अमेरिका वो नहीं कर पाया। उस समय अमेरिका ने इराक पर कई इकोनॉमिकल सैंक्शंस भी लगाए थे। इतना ही नहीं, यूएन ने तो इराक पर ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया था, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी देश इराक के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन उस समय ऑयल फॉर फूड स्कीम भी यूएन ने चलाया था, जिसमें इराक को तेल के बदले बेसिक खाने पीने की जो चीजें थी वो कोई भी देश दे सकता था। अमेरिका हर तरह से कोशिश कर रहा था कि सद्दाम को इराक से हटाया जाए। उसके बाद 1998 में यूएस में इराक लिबरेशन एक्ट पास किया गया, जिसमें सद्दाम को हटाना अमेरिका का एक बड़ा एजेंडा बन गया। अमेरिका का कहना था कि वो इराक में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। फिर उसके बाद 2000 में जब जॉर्ज बुश जूनियर राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका इराक को लेकर जो स्टैंड था वो और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अमेरिका में 2000 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें इराक एक बड़ा मुद्दा बन गया था और जीत के बाद बुश इस पर काम भी करने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका के पास फॉरेन अफेयर्स में फिलहाल बस एक ही मुद्दा था और वो मुद्दा था इराक का। फिर उसके बाद 2001 में अमेरिका के इतिहास का काला दिन आता है जब 9/11 वाला टेरर अटैक होता है। हालांकि इस टेरर अटैक से सद्दाम हुसैन का कुछ लेना देना नहीं होता। ये अल कायदा ने अटैक किया होता है जो सीधे इराक से नहीं जोड़ा जा सकता था, लेकिन बुश के दिमाग में तो कुछ और ही कैलकुलेशन चल रही थी। सितंबर 2002 में बुश एक थ्योरी लेकर आते हैं और कहते हैं कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इसे थ्योरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। बावजूद इसके बुश इस ग्राउंड पर यूएनएससी में इराक में इंटरवेंशन की बात कहते हैं, जिसमें यूके अमेरिका के साथ था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया था। इसके बाद यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि इराक में इंस्पेक्शन शुरू किया जाएगा और अगर इराक सहयोग नहीं करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा वो ठीक नहीं होगा। फरवरी 2003 में एक टीम जो है वो बनती है और वो वहां जाती है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का पता लगाने के लिए जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाता है और ये जो रिपोर्ट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इसके बाद फिर से इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और अल कायदा से इसके रिलेशन की बात जो है वो व्हाइट हाउस में होने लगती है इस रिपोर्ट के आने के बाद। इसके बाद यूएनएससी में इराक के अगेंस्ट फोर्स यूज करने की मांग होती है, लेकिन इसमें फ्रांस, रूस, कनाडा और जर्मनी से सपोर्ट नहीं मिलता है, जिस वजह से इस रेजोल्यूशन को वापस ले लिया जाता है। लेकिन इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए बुश सद्दाम को सरेंडर करने के लिए कहते हैं और लॉन्च करते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। 20 मार्च 2003 से 1 मई 2003 तक ये ऑपरेशन चला। इसमें अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर इराक पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात अमेरिका बार बार कह रहा था, शुरुआत से कह रहा था, इस ऑपरेशन में भी उससे रिलेटेड कोई एविडेंस नहीं मिला। कुछ ही हफ्तों में इराक पर अमेरिका का कब्जा हो जाता है और मिलता है सद्दाम हुसैन। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन बहुत ही लाचार हालत में एक बंकर में मिलता है और उसे अमेरिकी फौज अपने कब्जे में ले लेती है। अमेरिका में सद्दाम पर ट्रायल चलता है और 2006 में उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। अमेरिका जो कई सालों से करना चाहता था वो फाइनली हो जाता है। आपको एक बार फिर बताऊंगी कि अमेरिका ने ये सब कुछ क्यों शुरू किया था। अमेरिका का कहना था कि सद्दाम हुसैन डिक्टेटर है, जो वो था, लेकिन अमेरिका का कहना था कि वो इराक में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं जो वहां के लोगों के लिए अच्छा हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका के इतना कुछ करने के बावजूद ऐसा हो पाया? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इन सब के बाद शुरुआत हुई इराक में
इंसर्जेंसी की, जो 2003 से 2011 तक चली। सद्दाम के बाद ये सवाल उठा कि अब अगला कौन होगा जो इराक की जिम्मेदारी जो है वो संभालेगा। उसके बाद शुरू हुई पावर को लेकर लड़ाई। पूरा इराक अनस्टेबल हो जाता है। इस उठापटक के बीच अमेरिका फिर 2005 में इराक में इलेक्शन करवाता है। इन सब के बावजूद स्टेट में और ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इराक में शिया वर्सेस सुन्नी के बीच की जो जंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और पूरा का पूरा जो स्टेट है वो अनस्टेबल हो जाता है। जिस इराक में डेमोक्रेसी लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, हजारों अमेरिकन सोल्जर्स और इराक के लोग मारे गए, लेकिन सवाल ये है कि एंड में ऐसा क्या मिला जो उम्मीद दिखाई गई थी। उल्टा इराक में इंसर्जेंसी की वजह से कई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर एक्टिव हो गए और उन्होंने अपना अड्डा बना लिया। अब आते हैं इस बात पर कि क्यों इराक के इस युद्ध की तुलना ईरान के अभी के सिचुएशन से की जा रही है। तो इसका जवाब है, जैसे अमेरिका उस समय सद्दाम के पीछे पड़ गया था, वही हाल अभी खमेनी को लेकर भी है और ईरान के ऊपर भी कई इकोनॉमिकल सैंक्शन जो है वो लगाए जा चुके हैं। और अमेरिका जैसे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में कूदा है, उससे यूएस के इंटेंशन जो है वो काफ़ी साफ दिख रहा है। फिलहाल अमेरिका ने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है। अब ये कब तक चलता है ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि क्यों जो अभी ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है और जिस तरह से उसमें यूएस का इंटरवेंशन हो रहा है उसको क्यों कंपेयर किया जा रहा है 2003 में इराक वॉर से। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।